आज हम इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए, जिसके अंदर बहुविकल्पी और अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं। और पाठ आपका 7वां है और उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। काफ़ी मोस्ट पार्ट है और इसमें से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका मैंने संकलन किया है। और आप हमारे ये जो यूट्यूब चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन ये पादप हार्मोन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो है ये मनुष्य में अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। सेकेंड है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, ये भी जंतु हार्मोन है। इसके बाद एस्ट्रोजन, ये मादा हार्मोन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन ही एक पादप हार्मोन कहलाता है। इसके बाद जो सेकंड प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान को कहते हैं। यानी एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग और दूसरी कोशिका का प्रारंभिक भाग, यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान को कहते हैं। जो द्रुमिका है ये होती नहीं है, क्योंकि इसका काम होता है बाहरी उद्दीपन को अवशोषित करना। इसके बाद जो सेकंड आपका स्नैप्स, ये राइट आंसर है आपका, यानी कि स्नैप्स बोलते हैं, यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान को अपन स्नैप्स कहते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड है आपका, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। और आपको मालूम है कि पीयूष ग्रंथि जो है गर्दन में होती नहीं है, आमाशय में होती नहीं है, गुर्दे में होती नहीं है। सिर्फ इसका आंसर है यानी मस्तिष्क के आधार भाग में, यानी मस्तिष्क के आधार में ही पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। अब आता है प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से मादा हार्मोन है, यानी कि जो महिलाओं में पाया जाता है वो कौन सा हार्मोन है। जैसे आपका एनीमिया, ये एक रोग होता है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन, यही एक राइट आंसर है, क्योंकि एडेनिन ये एक हार्मोन है, लेकिन ये संकटकालीन परिस्थितियों में सामना करने के लिए काम आता है, जो कि ये एडिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जबकि टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन है, क्योंकि ये हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका एस्ट्रोजन ही मादा हार्मोन के नाम से पुकारा जाता है। और से मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, यानी ऐसा कौन सा भाग है, क्योंकि आपको मालूम है कि मस्तिष्क के भाग तीन होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और तो यानी कि जो अग्र भाग है यही एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर सोचने विचारने की क्षमता होती है। तो इसका जो प्रश्न नंबर 5 है उसका सही आंसर होगा आपका अग्र मस्तिष्क। अब आता है, निम्नलिखित में से वृद्धि हार्मोन है, ये आपके तीनों पादप हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन भी वृद्धि हार्मोन है। इसके बाद जिबरिन भी वृद्धि हार्मोन है और साइटोकिनिन भी वृद्धि हार्मोन है। तीनों ही वृद्धि हार्मोन है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी ये वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 7वां, हार्मोन किसे कहते हैं। और हार्मोन है आपका, हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एक निकलने वाला एक रसायन है। तो पहले आता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, यानी कि वे ग्रंथियाँ जिनसे उत्पन्न हार्मोन को ले जाने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। से स्रावित होने वाला जो रसायन है वो हार्मोन कहते हैं, जो शरीर के सभी स्थानों में रक्त के द्वारा पहुंचता है या लसीका के द्वारा सभी अंगों तक लाया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा विशिष्ट क्रिया होती है और उन्हें बोलते हैं अपन हार्मोन। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है आपका 8वां, नर एवं मादा हार्मोन का नाम क्या है। तो आपको मालूम है कि जो नर हार्मोन है वो आपका टेस्टोस्टेरोन है और जो मादा हार्मोन है वो आपका एस्ट्रोजन है। इन दोनों हार्मोन के द्वारा ही गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 9वां, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको मालूम है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है।
और ये रोग क्यों होता है कि जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण हमें मधुमेह नामक रोग होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 10वां, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से एक ही रोग होता है, वो घेंगा या गलगंड नामक रोग। ठीक है। अब आता है कि पादप हार्मोन के नाम और प्रत्येक के कार्य। तो 3 पादप हार्मोन हैं, एक तो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है और जिबरीन है। तो आपको मालूम है कि ये तीनों ही वृद्धि हार्मोन है। जो ऑक्सिन है इसका काम होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना। दूसरा होता है खरपतवार में नियंत्रण करना। किसका काम? ऑक्सिन का। साइटोकाइनिन का काम होता है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। ठीक है। और जो जिबरीन है इसका मुख्य कार्य है तनी की लंबाई में वृद्धि करना। ये 3 इनके मुख्य कार्य हैं। अब प्रश्न नंबर आता है 12वां, रसानुवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। और इसका एक ही एग्जाम्पल है कि पराग नलिका का, क्योंकि पराग कण से क्या निकलती है? पराग नलिका। तो पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं अपन, प्रश्न है आपका 13वां और काफ़ी मोस्ट भी है कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जब हमारे शरीर में कोई कांटा चुभता है या गर्म चीज़ हमारे शरीर से चुभती है तो उस समय हमारा हाथ या वह स्थान वहाँ से तुरंत हट जाते हैं। तो ये जो बाहरी उद्दीपन है इसकी जो जो क्रिया होती है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे अपन? जब हमारे पैर में कांटा चुभता है, ठीक है, तो जब हमारे पैर में जो कांटा चुभेगा तो हमारा पैर तुरंत वहाँ से हट जाता है। ठीक है। किसी बाहरी उद्दीपन, क्योंकि ये बाहरी उद्दीपन है, कौन सा? कांटा चुभना या गर्म वस्तु छूना के प्रति इस प्रकार अचानक होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कि जो बाहरी उद्दीपन है जैसे गर्म वस्तु को छूना, कांटा चुभना या अधिक ठंडा होना या दाब लगना, तो इस प्रकार की क्रियाएँ जो होती हैं उसके प्रति जो अचानक जो हम उसके प्रति जो प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात उसके अपोजिट जो क्रिया करते हैं उसको अपन प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब आता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है कि जैसे कोई भी बाहरी उद्दीपन होगा तो वो किसी अंग को स्पर्श करेगा, तो इसी पर बनाया गया है प्रतिवर्ती चाप। हमारे अंगों के संवेगों को, यानी कि जो भी अंगों के द्वारा जो भी संदेश होते हैं का मेरु रज्जु तक पहुंचना, यानी संदेश कहाँ पहुंचते हैं? मेरु रज्जु तक, यानी कि रीढ़ की हड्डी तक, तथा मेरु रज्जु के निर्देशकों को अंगों तक पहुंचाना। ये जो पूरा एक चक्र है इसको अपन बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। अब आता है प्रश्न नंबर, आता है आपका 14वां प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? और आपको मालूम है शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसको अपन न्यूरॉन बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब आता है प्रश्न नंबर 15वां, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? जो हाइपोथैलेमस है इसका मुख्य कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि का नियमन करना, यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसको कंट्रोल करना। यह पीयूष ग्रंथि का नियमन करता है तथा यह संवेदी अंगों के लिए नियंत्रण का कार्य भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16वां कि एब्सिक्सिस अम्ल का क्या कार्य है? क्योंकि ये भी एक पादप हार्मोन है। ये मुख्य रूप से कब होता है? जब गर्मी आना शुरू होती है उस समय ये अम्ल ज़्यादा स्तर होता है। किसके अंदर? पेड़ पौधों में। इसका कार्य क्या है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करना, यानी कि जो पौधे की वृद्धि है उसको कंट्रोल करना, पहला मुख्य कार्य। दूसरा है सूखे की स्थिति में जब अधिक गर्मी पड़ती है तो उस समय रंध्रों को बंद करने का काम किसका होता है? एब्सिसिक अम्ल का। और प्रोटीन बनाने में सहायता कौन करता है? आपका यही अम्ल करता है। यानी कि 3 इसके प्रमुख कार्य हो गए। पहला है पौधे की वृद्धि में नियंत्रण करना, सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करना और प्रोटीन बनाने में सहायता करना। अब आता है सुमिलित करो, यानी कि हमें इनमें मिलान करना है सेक्शन ए और सेक्शन बी को, यानी कि ए और बी को। अब आता है जैसे पीनियल ग्रंथि है, इसका काम क्या होता है? दैनिक चक्र को कंट्रोल करना, और इसके लिए जो हार्मोन होता है वो होता है मेलेटोनिन हार्मोन। तो यानी कि ये किससे होगा? मेलेटोनिन से।
थायराइड ग्रंथि निकालती है थायरोक्सिन हार्मोन, तो यहाँ पर आ जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन से। ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि निकालती है एड्रिनलिन हार्मोन, जो कि संकटकालीन परिस्थितियों में हमारा सामना करने के लिए तैयार रहता है। अग्नाशय ग्रंथि आपकी निकालती है इंसुलिन, और वो रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। और नर हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन, जिसके द्वारा गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। और एस्ट्रोजन जो है ये मादा हार्मोन है, ये इसका संपर्क हो जाएगा मादा हार्मोन से। ठीक है। अब आता है कि अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं पर अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो आपको मालूम है कि अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं वो होती है कंट्रोल मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा। इसी प्रकार से जो प्रतिवर्ती क्रिया है, ये क्रिया होती है कंट्रोल मेरु रज्जु के द्वारा। ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का चित्र बनाना। बहुत ईसा है, आप यू का शेप बनाइए। इस प्रकार से एक यू यहाँ बना लेते हैं, एक यू अपन ने यहाँ बनाया, एक यू यहाँ बना दिया इस प्रकार से। ठीक है। और एक अपन यू यहाँ बना लेते हैं। ये इसका अंतिम भाग हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अपन इस प्रकार से आप इसके ऊपर चौकोर चौकोर डब्बे हम इसको बना देते हैं। ठीक है। इसके अंदर धागेनुमा संरचना बनाते हैं इस प्रकार से, जिनको अपन टुमिकाएँ कहते हैं, जो कि बाहरी उद्दीपन को अवशोषित करती है। ठीक है। यह बन गया आपका केंद्रक। अब इसको नामांकित अपन कर सकते हैं। ये यहाँ पे अपने द्रुमिका बना दी, तो ये जो धागेनुमा संरचना है इनको अपन द्रुमिका बोलते हैं। ठीक है। ये केंद्रक होता है, क्या कहलाएगा? केंद्रक। और ये जो पूरा है इसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलेंगे इसको? कोशिकाएं। ठीक है। ये कहलाएगा तंत्रिकाक्ष। क्या कहलाएगा? तंत्रिकाक्ष। और ये कहलाएगा अंतिम भाग। धन्यवाद।